नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक हाई लेवल की बैठक की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मंत्री सतपाल महाराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में किस तरह से पार्टी की रणनीति होगी और प्रत्याशियों का चुनाव कैसे करना है, इस पर चर्चा की गई है। राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी और निकाय चुनाव होने राज्य में होने हैं। किस तरह से निकाय चुनाव लड़े जाएं, जीतने की क्या रणनीति है, इसको लेकर चर्चा हुई है। राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी और निकाय चुनाव होने राज्य में होने हैं। किस तरह से निकाय चुनाव लड़े जाएं, जीतने की क्या रणनीति है, इसको लेकर चर्चा हुई है। राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी और निकाय चुनाव होने राज्य में होने हैं। किस तरह से निकाय चुनाव लड़े जाएं, जीतने की क्या रणनीति है, इसको लेकर चर्चा हुई। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सनी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, जिस तरीके से बैठक की गई है, क्या कुछ मुख्य चीजें सामने निकल कर आई हैं निकाय चुनाव को लेकर? जी रवि, भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव को लेकर हाई लेवल बैठक जो है भाजपा प्रदेश कार्यालय में चल रही है और अभी देर रात तक जो है बैठक वो चलेगी, जिसमें कि पहले जो है सभी प्रदेश स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें कि विधायक, मंत्री और राज्यसभा सांसद भी उस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन के महामंत्री सभी जो है उसमें मौजूद रहे। उसी के साथ साथ ही जो है अब जिला स्तरीय बैठक चलेगी और सभी जिलों की अलग अलग बैठक जो है वो होनी है। यानी कि निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से जो है पूरी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और जिस तरीके से केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव का मतदान समाप्त हुआ है, तो उसके बाद अब प्रदेश में निकाय चुनाव ही जो है होने हैं। निकाय चुनाव निकट भविष्य में प्रस्तावित है, तो ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और कौन प्रत्याशी होना चाहिए, कौन प्रत्याशी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, किसे जो है चुनाव लड़ाना है, किस तरीके से रणनीति बनानी है, किस तरीके से पार्टी की तैयारियां होनी है, इसको लेकर पूरा चिंतन मंथन जो है बैठक में चल रहा है। और अभी पूरा कंक्लूजन बैठक का क्या रहा है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, क्या कुछ बैठक का निष्कर्ष निकल के आया है, जब पूरी बैठक समाप्त होगी उसके बाद ही ये कहना स्पष्ट होगा कि आखिर इस बैठक का पूरा जो है कंक्लूजन निकल कर क्या आया है। ठीक है अरुण, आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत बुग्यालों की सुंदरता अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कई ऐसे सुंदर मखमली बुग्याल हैं जहां अब ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बुग्यालों पर भी अब संकट मंडरा रहा है। इस संबंध में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि उत्तराखंड के बुग्यालों को सुव्यवस्थित करने के लिए लगातार विभाग कार्य कर रहा है। कोटद्वार के पास पाखरों टाइगर सफारी मामले में सीबीआई और ईडी जांच का सामना कर रहे पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने इन जांच एजेंसियों को फिर निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी ये साबित कर दें कि मैंने 1 रुपये भी इधर से उधर किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाखरो टाइगर सफारी वे गढ़वाल के भले के लिए बना रहे थे। लोकसभा चुनाव हो रहा था, तुमने ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी। और मैं तो कह रहा हूं, मैंने ईडी वालों से भी कहा 1 रुपये का, 1 करोड़ तो छोड़ दो, 1 लाख तो छोड़ दो, अगर 1 रुपये का घोटाला निकल जाए, एक पाखरो टाइगर सफारी में गढ़वाल के भले के लिए बना रहा था। लाखों लोगों को रोजगार मिलता, दिल्ली से लेकर कोटद्वार तक, जौलीग्रांट से लेकर कोटद्वार तक इतने होटल बनते थे, रिसोर्ट बनते। पूरी दुनिया के लोग जो टाइगर देखने के लिए आते, वो पाखरो टाइगर सफारी देखने के लिए आते। तो हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से सीबीआई और ईडी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पाखरों में जो जांच चल रही है उस पर 1 भी रुपए का गबन इधर से उधर मैंने नहीं किया। वो बता दे सीबीआई और ईडी अगर ऐसा हुआ है तो। उन्होंने कहा कि गढ़वाल के भले के लिए मैंने एक ही सपना देखा था। डोईवाला में चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पूजा अर्चना के साथ बटन दबाकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया।
उन्होंने कहा कि इस साल डोईवाला शुगर मिल का पेराई लक्ष्य 30 लाख कुंतल रखा गया है। किसानों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, इस बात का ख्याल भी शुगर मिल की ओर से रखा गया है। वहीं चीनी मिल के गेट पर संयुक्त किसान मोर्चा ने गन्ना मूल्य घोषित न करने का विरोध करते हुए प्रदर्शन भी किया। डोईवाला शुगर मिल जो यहाँ की आर्थिकी का आधार मैं कह सकता हूँ। आज जैसा आपने कहा कि एक साल जब ये शुगर मिल बंद होती है तब एक इंतजार रहता है कि कब इसका पेराई सत्र का उद्घाटन होगा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज हम सभी के साथ मिलकर हमने इसका पेराई सत्र का उद्घाटन हमारे द्वारा किया गया। निश्चित रूप से मैं जो हमारे यहाँ के किसान हैं, मुख्य रूप से यहाँ गन्ने की ही फसल होती है और गन्ना किसान के चेहरे पे खुशी तब आती है जब उसको पूरा उसका दाम मिलता है या उसका मूल्य उसको प्राप्त होता है। इस बार गन्ने की फसल का बहुत अच्छी हुई है, मैं उसके लिए भी किसान भाइयों को बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पर गत वर्ष से अधिक इस बार प्रोडक्शन हो अपनी शुगर मिल में, ऐसी अपेक्षा है। और इस बार इकबालपुर शुगर मिल जो है उसका भी गन्ना यहाँ पर क्रय केंद्र यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। वहाँ के लोगों की बहुत मांग थी, किसानों की बहुत मांग थी कि हम लोग यहीं डोईवाला शुगर मिल से ही हम लोग इसमें अपना पेराई में अपना गन्ना दें। तो इसका भी हमको निश्चित तौर पर हमारी फैक्ट्री को इसका लाभ मिलेगा। और साथ में हिमाचल प्रदेश के जो हमारे 2 क्रय केंद्र वहाँ पे भी है, वो भी हमारी शुगर मिल से जुड़े हुए हैं, उसका भी वहाँ के किसानों का भी उससे लाभ मिलता है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय राठौर डोईवाला से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। संजय, जिस तरीके से पेराई सत्र का शुभारंभ कर दिया गया है, लेकिन वहीं बाहर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे, ये विस्तार से बताएगा कि किस तरीके से एक गन्ना मूल्य की भी मांग की जा रही है और दूसरी तरफ जो पेराई सत्र का शुभारंभ किया उस पर क्या लक्ष्य इस बार रखा गया है? जी, मैं आपको बता दूं 2024-25 गन्ना पेराई सत्र का डोईवाला शुगर मिल का विधिवत पूजा अर्चना के साथ जो है शुभारंभ कर दिया गया है, जिसमें शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और डोईवाला विधायक ने पूजा अर्चना की है। और इस बार जो गन्ने का लक्ष्य रखा गया है 30 लाख कुंटल के आसपास रखा गया है। और दूसरे शहरों से भी, गांवों से भी जो है गन्ने की आमद की जाएगी। तो वहीं दूसरा गेट पर संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ लोग जो हैं अपने मूल्य को घोषित न करने के विरोध में जो है उन्होंने नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया और कुछ सुविधाओं की बात भी की है। और दूसरे उन्होंने ज्ञापन भी सौंपना चाहा, तो थोड़ा देरी के कारण शहरी विकास मंत्री वहां पे पहुंचे तो किसानों के विरोध का प्रदर्शन का सामना उन्हें करना पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए आपका। अल्मोड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर क्वारब के पास लगातार पहाड़ियां दरकने और पत्थर गिरने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है, जिसको देखते हुए सर्वदलीय संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में समिति ने ज्ञापन सौंपकर जल्द रास्तों को दुरुस्त करने की मांग की है। देखिए, आज जिलाधिकारी को सर्वदलीय समिति के तहत जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दा है क्वारब पुल को लेके, उसको लेके ज्ञापन दिया और उसमें हमारी मांग है कि एक तो तत्काल जो भारत सरकार से पैसा स्वीकृत हुआ है उसमें तत्काल टेंडर करा के उसका स्थायी समाधान किया जाए। और दूसरा जो हमारा डोबा चौसली मोटर मार्ग है 6 किलोमीटर का, उसका 4 करोड़ 68 लाख रुपया स्वीकृत हो चुका है, लेकिन लगभग 6 माह से उसके टेंडर नहीं हो पा रहे, जिस वजह से वो पूरा मोटर मार्ग बाधित हो रहा है। तत्काल टेंडर करके उस मोटर मार्ग को नियमित किया जाए। तीसरा हमने कहा है कि भविष्य को देखते हुए, क्योंकि लगातार एक खतरा उत्पन्न हो रहा है, डटवाल गांव से लेके नैनी पुल में जो मोटर मार्ग का आगलन सरकार को जा रहा है, उसके तत्काल आगलन भेज के वहाँ पर मोटर पुल और मोटर मार्ग का स्वीकृति दिलाने के लिए वो ज्ञापन दिया है। चौथा, जो हमारा डोबा चौसली से लेके काकड़ी घाट जो मोटर मार्ग है वो आपदा में, बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया था और SDRF के तहत पूरा यहाँ पर उसका आगलन भेजा गया, उसमें तत्काल पैसा स्वीकृत करके उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। क्वारब अल्मोड़ा मार्ग जो है बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है और बार बार उसमें मलबा आ रहा है, ऊपर की पहाड़ी दरक रही है, तो उससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी परसों सर्वदलीय संघर्ष समिति की एक बैठक हुई थी, उसमें जो निर्णय लिए गए
उससे हमने जिलाधिकारी को अवगत कराया। हमारा ये मानना है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए और पूर्व की स्थिति में इसको लाया जाए। अगर उसमें विलम्ब होता है तो हमने ये भी सुझाव दिया है कि वैली पुल बना करके लोगों को सुविधा दी जाए ताकि ये आसानी से यातायात चल सके। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा इसमें कोई कठिनाई होती है तो हमारा ये आग्रह भी है कि इसको आर्मी की जो एजेंसी है BRO उसके माध्यम से वैली पुल यहाँ पर बनाया जाए ताकि किसी। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नसीम अहमद फोन लाइन पर हमारे साथ हैं अल्मोड़ा से। नसीम, जिस तरीके से क्वारम में लगातार पहाड़ी दरक रही है, अभी हाल ही में यहाँ पर देखा गया कि खुद यहाँ पर अजय टम्टा भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर निरीक्षण किया था। अब जो ज्ञापन सौंपा गया है, कब तक यहाँ पर इन तमाम चीजों को दुरुस्त कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, लगातार जिस तरह से NH में ये के पास पहाड़ियां दरक रही हैं और आवागमन में काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा है, उसको लेकर केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री अजय टम्टा ने भी वहाँ पे निरीक्षण किया, अधिकारी को जल्द से जल्द उसको दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक उस सड़क में कुछ ऐसा काम अभी तक वहाँ पे हाथ नहीं लग पाया है जिससे उस सड़क का कोई ढंग से ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि एक बहुत बड़ा पहाड़ी का एरिया है जहाँ पे वो पूरा दरका हुआ लगातार वहाँ से मलबा गिरते जा रहा है। और उसी को लेकर के ये सर्वदलीय संघर्ष समिति ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच करके उनको ज्ञापन भी दिया और उन्होंने मांग की कि यहाँ पे वैली ब्रिज बनाया जाए और वैकल्पिक मार्ग भी वहाँ पे तैयार किया जाना चाहिए ताकि लोगों को जो आने जाने में बड़ी समस्या हो रही है वो दूर हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से ये बार बार रोड बंद हो जा रही है, उस वजह से गाड़ियों का किराया बढ़ जा रहा है और कहीं ना कहीं उसकी वजह से हर चीज जो महंगी होती जा रही है। लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं, अब देखना होगा कब तक ये समाधान निकलेगा। शुक्रिया नसीम आपका। देहरादून के ONGC चौक में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद दून पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल के समय में बदलाव किया है। इसके तहत अब रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। SSP देहरादून अजय सिंह ने बताया कि दून में अब रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे, साथ ही हर चौक पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक ट्रैफिक लाइटें 10 बजे तक खुली रहती थी। यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए इसे 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। हर चौक पर स्पीड ब्रेकर बनने से दुर्घटनाओं की आशंका कम की जा सकती है। से अभी एक हाल फिलहाल एक बहुत दुखद हादसा हुआ था और इसको देखते हुए ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि जो रात्रि में 10 बजे जो हमारी बात ट्रैफिक लाइट फ्री जाती है, जनरली जो हर जगह प्रोविज़न रहता है, उसको देखते हुए उसको 12 बजे तक बढ़ा दिया गया, जिससे कि ऐसे चौक चौराहे जहाँ पर तेज़ गति से वाहन निकलते हैं रात्रि में, वो रेड लाइट देखकर या ग्रीन लाइट देखकर ही उसको क्रॉस करें, जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम रहे। साथ ही साथ इसमें यह भी किया अभी रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ऐसे जगह जेब्रा क्रॉसिंग जो मिट गए हैं, रंबल स्ट्रिप्स लगाने की बात हुई, जहाँ पर गाड़ियाँ जो है थोड़ी देर रुके, ऐसे चौक चौराहों पर उनकी स्पीड पर नियंत्रण रहे। और साथ ही साथ हम इसमें ड्रोन और इसके माध्यम से भी जो अभी हम चालान कर रहे हैं, इसमें 2500 से ज़्यादा जेब्रा क्रॉसिंग की और रेड लाइट जंपिंग की कार्रवाई भी की गई है। हरिद्वार जिले के 2 अलग अलग जगहों पर डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से महिलाओं की मौत के मामले सामने आए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इन घटनाओं ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये घटनाएं हुई हैं तो स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिले में सभी अस्पतालों और क्लिनिकों की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। वही एक केस कैंप लगा था, आई थिंक सो, एक उसके खिलाफ कहीं नहीं आया। हाँ, जो अभी आप बता रहे हैं, मेरे संज्ञान में 2 मामला आया था। एक माही हॉस्पिटल का आया हुआ था, एक कल डायमंड हॉस्पिटल का था। माही को भी हमने बंद कर दिया था। उनके खिलाफ पुलिस को हमने FIR दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखित भी दे दिया गया है और डायमंड को भी सीज करके उनके खिलाफ नोटिस जारी की जा रही है। देखिए, इसके लिए लगातार हमारे जो नोडल हैं CE के, उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और लगभग अब तक हमारे पास 7.5 से 8 लाख रुपए पेनल्टी, क्योंकि इसमें सजा का प्रावधान जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा इन लोगों का मनोबल बढ़ा रहा था कि हम पैसे देके अपना काम करा लेते हैं। पेनल्टी दी है तो पेनल्टी जमा कर देते हैं। रानीखेत में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने अग्निशमन अधिकारियों के साथ अग्निशमन यंत्रों को जांचा परखा, तो वहीं अस्पताल की व्यवस्थाओं पर नाराजगी भी जताई। वहीं अटेंडेंस रजिस्टर पर अनियमितताएं पाए जाने पर संयुक्त मजिस्ट्रेट ने CMS से जानकारी ली और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं।
जी, वैसे अस्पताल का रेगुलर निरीक्षण तो होना ही था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो झांसी में हुआ, उसके क्रम में भी हमारी पहली प्राथमिकता थी कि हॉस्पिटल में जो फायर सेफ्टी की क्या व्यवस्था है, इसके ऊपर देखने गए थे। तो जाने के उपरांत पता चला कि 3 अक्टूबर को भी एक बार फायर डिपार्टमेंट की तरफ से इसका इंस्पेक्शन हुआ था और तथा उसके लिए एक जो रिपोर्ट दी गई थी कंप्लायंस के लिए, उसका कंप्लायंस जो है अभी तक नहीं किया गया था। जिसमें कई तरह की ये पाई गई थी कि जो अभी चलन में जो डीसीपी तरह के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है वो अब चलन में नहीं है। तो उसके लिए रिकमेंडेड था कि उसको हटा करके या तो CO2 या ABC टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर है। पौड़ी की विधानसभा श्रीनगर के थलीसैंण ब्लॉक में गंगाओं, भीड़ा, कोटा, भंडेली आदि गांव में आजकल पशुओं में एक भयंकर बीमारी देखने को मिल रही है, जिसमें पशुओं के नाक से खून और पेट फूलकर मौत हो रही है। पशुपालन विभाग को अभी तक बीमारी का पता ही नहीं चल पाया है। लगातार अभी तक 10 से अधिक बैलों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने पशु चिकित्सकों को सूचित कर दिया है, लेकिन अभी तक बीमारी का पता नहीं लग सका है। बता दें कि इस विधानसभा के विधायक स्वास्थ्य मंत्री हैं। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी विशाल शर्मा ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है और क्षेत्र में दवाइयां भेजी गई हैं। हमारी ग्राम सभा गंगाओं में पशुओं की बहुत भयंकर बीमारी आ रखी है, जिसमें पशुओं के नाक से खून आ रहा है और पेट फूल रहा है, जिससे कई पशुओं की मौत हो गई है, कई बछड़ों की मौत हो गई है और गांव में बड़ा आक्रोश है। विभाग को बार बार फोन करने के बाद भी विभाग निजी कारणों से हवाला देकर लापरवाही में टाल मटोल कर रहे हैं। मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि इस बीमारी पर जल्द से जल्द रोकथाम किया जाए और इस बीमारी को रोकथाम के लिए अग्रिम प्रयास किया जाए। बीमारी देखी गई है जिसमें कि बताया जा रहा है कि पशुओं के नाक से खून और गले में सूजन के साथ पेट में अफारा की स्थिति हो रही है, जिससे कि 8 से 10 पशुओं की मौत की सूचना जैसे ही मुझे प्राप्त हुई, तत्काल मैंने अपने निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क किया और तत्काल ही मुझे अवगत कराया गया कि हमारी विभागीय टीम द्वारा वहां पर पहुंच के इलाज की भी कोशिशें की जा रही हैं और यथासंभव उन्होंने वहां पे मृत पशुओं के सैंपल भी लेकर और रोग निदान प्रयोगशाला श्रीनगर के लिए भेज दिए हैं। और इसी के साथ मेरी तरफ से समस्त पशु चिकित्सा अधिकारियों को, विशेषकर थलीसैंण और निकटतम समस्त विकास खंडों को निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार की भी पशुओं में होने वाली बीमारी पर के इलाज में कोताही न बरती जाए। किसानों की आय दोगुनी हो, इसे लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की ही डबल इंजन वाली सरकार है, फिर भी यहाँ किसान परेशान है। और बात चमोली या पिथौरागढ़ की नहीं है। राजधानी देहरादून के विकास नगर के किसान कहते हैं कि वर्षों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए। 20 साल हो गए नाली पे, इस पर काम नहीं लगा। किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करने वाली बीजेपी की सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करने वाली बीजेपी की सरकार में किसानों की स्थिति क्या है, यह इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देने वाली सरकार की सच्चाई यह है कि इन पैसों से किसान खाद खरीदेगा या फिर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करेगा, ये बताने को आज कोई तैयार नहीं है। दुर्गेंद्र साहब, नाली टूटी पड़ी, कभी 80 साल प्रधान था जबकि नाली बनी है। आज 20 साल हो गए, 20 साल हो गए नाली पे, इस पर काम नहीं लगा है। और इतने किसान लोग इतने परेशान हैं कि सारे के सारे अपने पैसे से अपने आप ही लग रहे हैं। यहाँ कोई प्रधानी कोई वो नहीं है। फसलें सारी खराब ही है। जब पानी नहीं लगता है, पानी इधर उधर भाग जा, वहाँ तक जहाँ तक किसान ने पानी चाहिए वहाँ तक पानी पहुँचता नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी नाली बननी चाहिए। ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकास नगर की है। यहाँ के किसान खुद से टूटी फूटी नहर को ठीक करने में जुटे हैं ताकि फसल की सिंचाई हो सके। विकास नगर विकासखंड के आदूवाला गांव के लोग बताते हैं कि 20 साल पहले नहर का निर्माण किया गया था, जो अब टूट गई है। कई बार ग्राम प्रधान से लेकर बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। है कि 2 साल से कह रहे नाली बनाने को बना नहीं रहे। प्रधान को कई बार बोल दिया, सबको बोल दिया पर नाली बनाने के लिए कोई बना के राजी नहीं है कि आज बनावें, कल बनावें, अगले महीने बनावें, कि फसल ठीक हो जाएगी तब बनाएंगे। अभी 1 महीने पहले बोले कि यहाँ पर बजट पास हो गया इसका, कि वो भी बनाते हैं कि उसके बाद आके चले गए यहाँ से देखभाल के कि बना नहीं रहे। बस नाली की बुरी हालत है, पानी फेरने की बहुत दिक्कत है, सारे खेत सूख गए हमारे। सर नाली की हो रही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हमें पानी फेरने में बहुत दिक्कत हो रही है। सारी नाली टूटी पड़ी है, सबको बोल दिया, प्रधान को बोल दिया और विभाग वालों को बोल दिया, कोई नाली नहीं बना रहा है।
इतनी ज़्यादा समस्या हो रही कि पानी गेहूँ बोए नहीं जा रही बिल्कुल भी। कब से ऐसी हालत पड़ी है नाली? 2 साल से हो रही सर, 5-6 साल हो गए। 2 साल से बहुत समस्या हो रही सर पानी की। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से सिर्फ आश्वासन मिला तो गांव के लोगों ने चंदा कर नहर को सही करने का फैसला किया और टूटी नहर की मरम्मत कर दी। किसानों का आरोप है कि लगभग 2 सालों से फसलों की सिंचाई करने वाली गुल यानी नहर टूट पड़ी है। गुल को ठीक करने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण सैकड़ों बीघा गेहूं, लौकी, स्ट्रॉबेरी आदि की फसल खराब होने की कगार पर है। ये तो अपने आप ही इकट्ठे पैसे करके करे। अच्छा, तो फसल की बात करें तो कौन कौन सी फसल यहाँ पे होती है? यहाँ सब्जी के ज़्यादा खीरा, लौकी, करेला, बैंगन, ये सब्जी तैयार हो, आलू, मटर है, स्ट्रॉबेरी। तो अभी पानी की आवश्यकता है, ऐसे में कैसे आप? ये भी तो रल मिल कर वैसे खेतों ने फेर लिया लोगों ने, बाकी फिर नाली तो खराब पड़ी थी, अपने आप ही ठीक करनी पड़ रही। पता नहीं, बस वहाँ करवाओ लोग काम, जहाँ कम खर्चा आ जाए प्लास्टर करके हो जाए अपना, इसमें काम ज़्यादा। इसमें 5 गट्टे पर धान न दे रखे सीमेंट के। प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। सरकार किसानों की बात अक्सर करती भी है, तो फिर इस मामले में लापरवाही किसकी है, यह कौन बताएगा? प्रधान सुनता नहीं है और अधिकारी तो चैम्बर में ही बैठकर आराम करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन सपनों का क्या होगा जिसमें वे कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बीजेपी की सरकार गंभीरता से काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।